सो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एसिडिक रेडिकल्स। देखिए, जैसे बेसिक रेडिकल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से एसिड रेडिकल्स को या अम्लीय मूलक को दो ग्रुप्स में, मेजर दो ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें एक है डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स, डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट एसिड ग्रुप रेडिकल्स। पहले हम ये समझ लें कि एसिड रेडिकल्स होते क्या हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे क्षार से लवण का वह भाग या सॉल्ट का वह पार्ट जो हमें क्षार से या बेस से मिलता है, बेसिक रेडिकल कहलाता है। सिमिलरली सॉल्ट का वह भाग जो अम्ल से मिलता है वो एसिडिक रेडिकल कहलाता है। ठीक है, जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उन सभी के ऊपर माइनस चार्ज होता है, वो अपने ऊपर माइनस चार्ज कैरी करते हैं। ओके, तो इन एसिडिक रेडिकल्स को मेजर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला क्या है, डाइल्यूट एसिड ग्रुप, और एक दूसरा है कॉन्सेंट्रेट एसिड ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में वे रेडिकल्स आते हैं, वे एसिडिक रेडिकल्स आते हैं जो तनु अम्ल के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ चेंजेस या टेस्ट दे देते हैं या अभिक्रिया कर लेते हैं। टेस्ट देना दैट मीन्स कि रिएक्शन करना, वहाँ पे कोई रिएक्शन होती है तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता है, कोई अभिक्रिया होती है तो हमें कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, हम कुछ उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे हम निष्कर्ष या कंक्लूजन या इन्फ्रेंस पर पहुँचते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जो रेडिकल्स, जितने भी रेडिकल्स होते हैं एसिडिक रेडिकल्स में, लाइक कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसिटेट, ये सारे ये जो रेडिकल्स हैं ये सारे तनु अम्ल समूह या डाइल्यूट एसिड रेडिकल ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये तनु डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 दोनों में से किसी के साथ भी परीक्षण कर लेते, रिएक्शन कर लेते हैं और हमें टेस्ट में ऑब्जर्वेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो तनु अम्ल के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ किसी तरीके के रिएक्शंस नहीं करते हैं, तो इनके प्रयोग के लिए या इनको एनालाइज करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट एसिड का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इन्हें कॉन्सेंट्रेट एसिड रेडिकल ग्रुप में रखा गया है। जैसे जितने भी हैलोजेंस होते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट हम यहाँ पे रेडिकल्स की बात कर रहे हैं तो हम इन्हें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड कहेंगे। उसके बाद ऑक्सलेट, फॉस्फेट, बोरेट एंड वन मोर, ऑलमोस्ट इतने हैं जो कॉन्सेंट्रेट एसिड रेडिकल ग्रुप में आते हैं। ओके, तो इनका जो हम परीक्षण करते हैं वो कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो मिक्सचर के साथ दी जाती है, जो हैं तो एसिड रेडिकल ही, लेकिन इन्हें एक अलग समूह में रखा जाता है, एक अलग ग्रुप में पढ़ा जाता है, जिसे हम इंटरफेयरिंग रेडिकल्स या हिंदी में व्यतिकारी मूलक कहते हैं। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इनका नाम ही है इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स मीन्स, इंटरफेयर मीन्स डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना। तो ये जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं ये हमारे परीक्षण को, जो ग्रुप एनालिसिस हम करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इसीलिए इनको इंटरफेयरिंग रेडिकल्स कहा जाता है। इंटरफेयरिंग रेडिकल में आता है बोरेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट एंड फ्लोराइड। ये जो चार रेडिकल्स होते हैं इनका नेचर ही होता है कि ये ग्रुप एनालिसिस में इंटरफेयर करते हैं। ओके, तो ये जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं ये अपना इफेक्ट, जब हम बेसिक रेडिकल का परीक्षण करते हैं तो ये ग्रुप 3 से अपना इफेक्ट दर्शाते हैं, अपना प्रभाव दर्शाते हैं। दैट मीन्स ग्रुप 3 में जब हम एनालिसिस करते हैं 0 से लेकर के ग्रुप 2 तक के टेस्ट में ये किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप 3 का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं ये इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर कर किस तरीके से करते हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अगर कोई दूसरा एलिमेंट उपस्थित है, प्रेजेंट है कोई दूसरा रेडिकल, बट रिजल्ट आएगा किसी दूसरे रेडिकल का, तो ये इस तरीके का जो कन्फ्यूजन या इंटरफेरेंस है ये इन इंटरफेयरिंग रेडिकल्स के कारण होता है। तो फर्दर ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल का टेस्ट करने से पहले हम ग्रुप 3 तक पहुंचने के बाद इन इंटरफेयरिंग रेडिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं। इंटरफेयरिंग रेडिकल्स को सेपरेट करने की अलग विधि होती है, अलग मेथड होती है, वो सब बहुत डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स को हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए
इंटरफेयरिंग रेडिकल्स जो होते हैं वो ग्रुप 3 से ही क्यों इंटरफेयर करते हैं? यदि वो कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो वो ज़ीरो ग्रुप से भी इंटरफेयर करते हैं, करना चाहिए उनको ज़ीरो ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप से, सेकंड ग्रुप में, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं ग्रुप 2 तक, जब तक हमने, क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि जो ग्रुप 2 तक हमारा मीडियम होता है, ग्रुप रिएजेंट है, वो डाइल्यूट HCl होता है। HCl की उपस्थिति के कारण जो मीडियम होता है, जो हमारा विलेन है या सॉल्यूशन है, उसका मीडियम एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम में ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जितने भी इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं इनका आयोनाइजेशन कम होता है, इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं कर पाते। बट जैसे ही हम ग्रुप 3 की ओर बढ़ते हैं वहाँ पर हम ग्रुप रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते ही इनका मीडियम बेसिक हो जाता है, और बेसिक में कॉमन आयन इफेक्ट काम नहीं करता, जिसके कारण कॉमन आयन इफेक्ट का प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है उसका वो कम हो जाता है, जिसके कारण ये आयोनाइज हो जाते हैं। इनके आयंस का नंबर बढ़ जाता है इंटरफेयरिंग रेडिकल्स का, और उसके बाद ये डिस्टर्बेंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ग्रुप एनालिसिस में यदि कंपाउंड के अंदर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स दिए गए हैं तो ग्रुप 3 से आगे बढ़ने से पहले इंटरफेयरिंग रेडिकल्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। होप आप सभी को वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आप सभी को वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं कुछ आपको समझाऊं किसी भी टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। थैंक यू।